My name is Ali Hassan, and I'm managing the offensive team at Apprise Systems. For those जो नहीं जानते कि Apprise Systems क्या है, basically, Apprise Systems is a cybersecurity training and service provider company based in Pakistan, UAE, and USA. And we have recently started the webinar series to spread awareness about cybersecurity in Pakistan. And हमारा जो पर्पस है बेसिकली कि जो लोग हैं पाकिस्तान के उनको सिक्योरिटी माइंडसेट से रेडी किया जाए, मार्केट में उतरें और वो जो भी चीज़ डेवलप करें उसमें सिक्योरिटी एम्बेड हो, एक लाइक पीपल का एक ग्रुप हो जो कि सिक्योरिटी माइंडसेट से काम कर रहा हो अपनी अपनी इंडस्ट्री में. So for this, we started the webinar series, and this is our seventh webinar of Apprise Academy. And जो आज का हमारा वेबिनार है वो बेसिकली डिजिटल फोरेंसिक पे है. बहुत से लोगों ने हमें बोला कि आप लोग ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बहुत सारे वेबिनार्स करवा रहे हैं जिसमें आप अटैकिंग बता रहे हैं, किस तरह किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर सकते हैं, किस तरह आप किसी को पेन टेस्ट कर सकते हैं, वेनेबिलिटी एनालिसिस, असेसमेंट्स. तो क्यों ना इसका बैक ट्रैक भी किया जाए, इसके टेबल के जो दूसरी तरफ लोग बैठे हुए हैं, ब्लू टीमिंग साइड, डिफेंसिव साइड, वो भी आप लोग डिस्कस करें, वो भी बताएं. सो फॉर दिस वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टू डिस्कस अबाउट डिजिटल फोरेंसिक्स मेलवेयर एनालिसिस. और बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, और वो जो करंटली ही इज डूइंग मेलवेयर एनालिसिस एंड फोरेंसिक्स एट नेस्टेप, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क. और वो उनका पास का एक्सपीरियंस जो है, एफआईए में कंसल्टेंट भी रह चुके हैं, वेरी मच सर्टिफाइड ओएससीपी, सीसीएनए, पाइथन के कोड एक्सपर्ट्स रह चुके हैं. इसके अलावा बेतहाशा सर्टिफिकेशन हैं इनके. सो जो आज का एजेंडा है, डिजिटल फोरेंसिक बेसिकली क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, कौन से टूल्स हैं जिनकी यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, देन इसको एक केस स्टडी में लेके जाएंगे. फॉर एग्जांपल, एक एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, तो बहुत से लोग ये अज्यूम करते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, डेटाबेस में इंजेक्शन कर दिया, चीजें डिलीट कर दी, सो इसका कोई लॉग्स नहीं बन के इसको बैक ट्रैक नहीं किया जा सकता, रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता, लाइक उसको उसकी कोई फोरेंसिक नहीं हो सकती. तो ये एक मिथ जो हमारे माशरे में है, ये भी खत्म करेंगे. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर महमूद अली टू टेक द शो एंड प्रेजेंट हिज प्रेजेंटेशन. और इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगी. आप लोग अपने रिव्यूज भी दीजिएगा. लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा हुआ है, आप लोग उसमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. तो ओवर टू यू मिस्टर महमूद अली. अस्सलाम वालेकुम. सेशन स्टार्ट करते हैं अपना. हमारा आज का जो सेशन है वो है बेसिकली डिजिटल फोरेंसिक्स और साथ एसक्यूएल इंजेक्शन. देन आज के टॉपिक है हमारा, जो आज का एजेंडा है उसमें सबसे पहला एजेंडा है हमारा डिजिटल फोरेंसिक का. हम थोड़ा वर्बली डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फोरेंसिक एक्चुअल क्या होती है, देन केस ऑफ स्टडी एक्चुअल क्या होता है, देन उसके बाद हमारे पास फोरेंसिक टूल्स जो हैं वो हम कैसे यूटिलाइज करते हैं. देन उसके बाद फिर हम थोड़ा ऑफेंसिव साइड डिस्कस करेंगे कि एज अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू पे कि एसक्यूएल इंजेक्शन में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल इंजेक्शन क्या है, टेक्निक्स क्या है उसकी. देन उसके बाद डिटेक्शन कैसे उसकी होती है. देन उसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे है. देन उसके बाद हम अपना रिवर्स बैक वापस आ जाएंगे अपना ब्लू साइड पे, अपना डिफेंसिव साइड पे, कि आर्किटेक्चर समझेंगे और थोड़ा ये डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हम देख कैसे सकते हैं, हम बैक ट्रैक कैसे कर सकते हैं. किसी ने अगर एसक्यूएल इंजेक्शन प्लांट किया या अगर किसी ने नहीं किया प्लांट, एज ए डेटाबेस इंजीनियर या एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं ही या कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसके बिहाफ पे अगर उससे भी कोई मिस्टेक हो गया तो बैक एंड पे उसके भी लॉस बन रहे होते हैं. तो उसकी भी सारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोरेज सारा कुछ उसका डेटाबेस में बैक एंड पे स्टोर हो रहा होता है. एज ए डिजिटल फोरेंसिक हम वो भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी लोगों ने क्यूरीज चलाई, जो एज ए डेटाबेस डेवलपर ने कितनी क्यूरीज चलाई, और हर चीज़ ना हम इसमें अपना ऐड कर सकते हैं. ठीक है. जिसके अंदर अब सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरा. मैं करंटली एज ए मालवेयर एंड फोरेंसिक स्पेशलिस्ट की जॉब कर रहा हूँ नेस्टेप में, नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में. और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशन हैं जिनमें से कुछ लिमिटेड से सर्टिफिकेशन मैंने यहाँ शो की हैं. बाकी उसके अलावा मेरे पास कुछ और अपना प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं. तो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहले तो हमारा डिजिटल फोरेंसिक है क्या.
बेसिकली डिजिटल फोरेंसिक को अगर नॉर्मल वर्ड्स में बताया जाए तो ये है कि किसी भी सिस्टम या कंप्यूटराइज चीज, ठीक है, कंप्यूटिंग रिक्रूटमेंट किसी भी तरह का, उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करना, डाटा गैदर करना एज ए एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम उसे अपना लॉ इन्फोर्समेंट या अपना अदारे के आगे प्रेजेंट कर सकें एज एड्रेसेबल फॉर्मेट में, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसका एनालाइज करना कि ये काम कैसे कैसे किया गया। ठीक है, एक्चुअल बेसिकली ये नॉर्मल वर्ड्स में डिजिटल फोरेंसिक की एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। देन इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 है। ठीक है, ये डिजिटल फोरेंसिक 5 स्टेप पे मतलब के मौजूद है ऑब्जेक्टिव्स में। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो है ट्रैक करना साइबर क्राइम मतलब के चीज़ों के ऊपर कोई इसकी टोटल जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उस एक्टिविटी को ट्रैक करना। कि फॉर एग्जांपल अभी हम एसक्यूएल इंजेक्शन साथ अटैच कर रहे हैं तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन को साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर किसी ने एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक किया हो, हमने उसको ट्रैक करना है कि ये कैसे हुआ। देन उसके बाद गैदर द एविडेंस, एविडेंस उठाना कि ये जो अटैक अगर किसी ने डेटाबेस को मैनिपुलेट किया या डेटाबेस में से डाटा उठा लिया है या कोई भी चीज नहीं कर दी, उसके अंदर जो एविडेंस है मतलब उसको वेरीफाई करना कि आया कि वाकई में अटैक हुआ भी है कि नहीं हुआ। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। देन उसके बाद उसको रिपोर्टिंग वगैरह करना, उसके प्रॉपर मिलिशियस एक्टिविटी, उसका वीक पॉइंट मतलब के आइडेंटिफाई करना। कि पहली तो बात ये कि अटैक हुआ, एस्ट्रो इंजेक्शन का हुआ, फिर गैदर द एविडेंस, किस तरह से हुआ, किस जगह से हुआ, उसके सारे एविडेंस उठा लिए। देन उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन आती है एक्टिविटीज के। अटैक होने के बाद डेटाबेस के अंदर किस किस जगह पे चेंजिंग की गई है, या फिर रिकॉर्ड अपडेट किया गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया गया, या आया कि उसकी जो भी उसके अंदर मैनिपुलेशन मतलब मिलिशियस एक्टिविटी की गई हो, उस सारी मिलिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना। देन उसके बाद बताना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब जिस पे अटैक हुआ, वेबसाइट पे वेबसाइट साझा किसी कंपनी की है या किसी एप्लीकेशन पे अटैक हुआ, किसी भी चीज पे, उसके ऊपर कंपनी को कितना लॉस हो सकता है या क्या मतलब के मामला है उसके। देन उसके बाद उसके प्रोटेक्ट करना और उसके बाद फर्दर प्रोसीजर जो है लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ मूव करना अपना। देन उसके बाद हमारे पास अगला स्टेज आता है जो है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसमें बेसिकली कंप्यूटराइज डिवाइस इन्वॉल्व हो, नेटवर्क इन्वॉल्व हो, मोबाइल फोन इन्वॉल्व हो, लैपटॉप इन्वॉल्व हो, या आया कि कोई एप्लीकेशन इन्वॉल्व हो जिससे डिफाइन किया गया हो किसी इलीगल काम के लिए, किसी भी कंपनी को, यूजर को, ह्यूमन को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज किया गया हो, उसे हम साइबर क्राइम के मद में लेते हैं। और इसके दो सबसे मेजर बेसिकली कैटेगरीज हैं साइबर क्राइम के लिहाज से डिफाइन की गई। एक कैटेगरी है जिसे हम इंटरनल अटैकर्स बोलते हैं, एक कैटेगरी है जिसे हम एक्सटर्नल अटैकर बोलते हैं। इंटरनल अटैकर बेसिकली ऐसा अटैकर होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाता है, या फिर बाहर से एक्सटर्नल पर्सन ने आपके इंटरनल एम्प्लॉयर को मैनिपुलेट किया या उसे कोई लालच दी कि आपके साथ जो है ट्रस्ट ब्रीच कर दे, आपका आपके जो ट्रस्ट तोड़ के उसकी बात मान ले, वो भी बेसिकली इंटरनल अटैकर ही काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि अटैक तो इनसाइड ही हुआ ना। ठीक है, बेशक मैनिपुलेशन बाहर से हुई हो या उसने खुद ही अपने किसी भी कोई गलती या कोई भी मतलब कि एक्टिविटी की वजह से, कोई भी इंटरेक्शन की वजह से काम किया हो। देन एक्सटर्नल अटैकर होता है। एक्सटर्नल अटैकर ऐसा होता है जो कंपनी के अंदर नहीं होता, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहता हुआ ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाता है। इसके कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ एग्जांपल्स नीचे बताई गई हैं, जिसमें अगर इनसाइड द अटैकर होगा उसमें क्या है, ट्रोजन हॉर्स प्लांट करना। अब एज यू नो, सबको पता होगा ट्रोजन हाउसेस क्या होती हैं। तो अब वो एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए अटैकर्स क्या करते हैं, वो अपना किसी कंपनी को कहते हैं ये सॉफ्टवेयर है या ये फ्लैश है, आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर रूम में ये फ्लैश लगानी है, या अपने सर्वर अपने जो डेस्कटॉप है उसके अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ये भी आपका अटैकर ट्रोजन हाउस के मद में आ जाएगा, जिससे आपका सारा बैक कंट्रोल किया जाएगा और ये इंटरनल अटैकर होगा।
देन मुनिप के अपना बाहर के लोग हैं जो अपना कह देते हैं, या अंदर का पर्सन अपने ही आपको रिकॉर्ड अपडेट कर देता है, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स अपडेट कर देते हैं, या अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसके इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है, उसकी प्रोफाइल की, उसके टास्क की, उसके पेरोल वगैरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है। तो वो मैनिपुलेशन होती है, जो आपके रिकॉर्ड की हुई है वो भी सारा बेसिकली आपका इंटरनल अटैक्स होता है। देन उसके बाद इस तरह किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान वगैरह पहुंचाने के लिए आपके इंटरनल अटैक्स यूज इस तरह से किए जाते हैं। देन उसके बाद एक्सटर्नल अटैक्स की तरफ आते हैं, तो उसमें कंपनी का कोई पर्सन इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी, तो मतलब कि आफ्टर द एंड ऑफ द डे देखेंगे हम। लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन सबसे टॉप पे आता है कि बाहर से बैठे बंदे ने अपनी डेटाबेस पे अटैक किया, कंपनी की डेटाबेस के या एप्लीकेशन के ऊपर अटैक करके उसके अंदर रिकॉर्ड मैनिपुलेट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, उसके अंदर वायरस डाल दिया, शेल डाल दिया, कोई भी व्हाटसोएवर। ठीक है, वो एक्सटर्नल अटैक है, वो बाहर से बंदे ने बैठ के बाहर से ही परफॉर्म किया। इनसाइडर किसी को भी उसका इल्म नहीं है, या फिर जो इनसाइडर अपना सॉक वाले या डेटा सेंटर वाले या अपना जो न्यूट्रिएंट के लिए ब्लू टीम जैसे हम कहते हैं डिफेंसिव साइड वाले, वो बैठे हुए हैं, तो वो उसको एनालाइज कर सकते हैं। देन ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स बेसिकली अब एज यू नो इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड के, ये बड़ा कॉमन सा अटैक है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज को बेसिकली यूज करते हैं अपना पासवर्ड, मतलब इन शॉर्ट फॉर्म गैदरिंग करने के लिए, पासवर्ड मैचिंग करने के लिए यूज करते हैं। एज यू नो कि हम एक्चुअल किसी भी इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, इसमें तो कोई भी मतलब कि दूसरी दो राय नहीं है कि आप इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करते हो, ठीक है, बट पासवर्ड तो ब्रेकिंग होती है। तो पासवर्ड ब्रेकिंग के लिए क्या होता है, बेसिकली आप ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक या इस तरह की एक्टिविटीज चलाते हैं। अब ये बेसिकली एक्चुअल करते क्या है, ये एक्चुअल ये करते हैं कि जैसे हमने एक वर्ड लिस्ट दे दी या ब्रूट फोर्स अटैक कर दिया, ये उस पासवर्ड को, जैसे 1 2 3 है, मेरा फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड है 1 2 3, अब इसने 1 2 3 मैच करना है, तो ये 1 2 3 मैच नहीं कर सकते क्योंकि वो पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट हो गया है। अब इन्होंने क्या करना है, अपनी नंबर ऑफ पासवर्ड्स की लिस्ट को इनक्रिप्ट कर देंगे सेम हैशेस में जो पासवर्ड हैश लगा हुआ है। अब एज मतलब कि हमारे पास हैश भी सेम हो गया, देन उसके बाद हमारा ब्रूट फोर्स भी सेम हो गया। सेम होने के बाद जब उसने हमारी जो वर्ड लिस्ट थी उस वर्ड लिस्ट को भी इनक्रिप्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल SHA-256 में या SHA-MD5 में कर दिया, कोई भी फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम में कर दिया, तो उसके बाद वो हैश टू हैश मैचिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि इनक्रिप्टेड फाइल को इनक्रिप्टेड हैश को इनक्रिप्टेड हैश से मैच करते हैं। जैसे ही वो मैच होता है इट मीन्स दिस द राइट पासवर्ड, ठीक है। तो अब इसे हम कहते हैं कि इसने ब्रूट फोर्स कर दिया या डिक्शनरी अटैक कर दिया। बट एक्चुअल अगर कोई ये स्टेटमेंट दे कि अपना इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट किया, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट इंक्रिप्शन को इंक्रिप्शन से मैच किया जाता है ड्यूरिंग द पासवर्ड अटैकिंग। देन आइडेंटिफाई करना थेफ्ट्स को, ठीक है, मतलब कि अपना देन उसके बाद अपना फिशिंग पेजेस बनाना। फिशिंग पेजेस बेसिकली आपको सबको पता होगा कि फेसबुक यूट्यूब वगैरह के लॉगिन के जो पेजेस होते हैं, या कोई भी इंडस्ट्रियल आप के एप्लीकेशन है उसके जो लॉगिन पेज है वो सेम यूजर को दिखाया जाता है, यूजर के एंड पे भी यही आता है कि यार ये सेम पेज है, बट उसमें यूआरएल चेंज होता है क्योंकि वो सेम पेज तो होता नहीं है। तो वो यूजर वहां अपनी इंफॉर्मेशन पुट करता है, अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स पुट करता है, देन जैसे ही वो लॉगिन करता है उसको वो जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो सारे के सारे अटैकर के पास चले जाते हैं, ठीक है। देन आगे अपना डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आ जाता है, ये भी बाहर से होता है। इससे ये होता है कि बेसिकली आप सर्विसेज स्टॉप कर देते हैं, यानी कि अपना डेट ना सर्वर को ऊपर इतना ज्यादा लोड डाल देते हैं कि सर्वर रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। देन हमारे पास आ जाता है साइबर अपना डिफॉर्मेशन। ये सबसे ज्यादा डिफेमिंग जो है, साइबर डिफेमिंग इज द एक्चुअल थिंग। ये बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है, जिसमें कोई कंपनी नहीं है, इसमें ह्यूमन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मतलब कि डायरेक्टली मेल फीमेल कंपनीज, जिसमें आपको फेसबुक पे पोस्ट लगाना बार बार डिफरेंट अकाउंटों से, लोगों को डिफेम करना, साइबर डिफेम के मद में आता है, ये भी साइबर अटैक एक्सटर्नली है, जिससे इमेज डिस्टर्ब हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज डिस्टर्ब करना, या किसी स्पेसिफिक ह्यूमन या पर्सन जो है उसकी इमेज को डिस्टर्ब करना, बेसिकली साइबर डिफेमिंग में आता है, और ये भी एक एक्सटर्नल अटैक है, ठीक है। तो तीन उसके बाद हमारे पास आता है, ये अटैक्स को थोड़ा स्टडी करने के बाद हमारे पास है चेन ऑफ कस्टडी।
बेसिकली चेन ऑफ कस्टडी एक्चुअल वो डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट को आप अपना एड्रेसेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारे जैसे ऑनरेबल अदालत हैं, ठीक है, हमने उनमें अगर प्रेजेंट करना है, जैसे अदालत वगैरह हो गई हमारी, और दूसरे हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट वाले जितने भी अदारे हैं, उन सब में जब हमने मतलब अपने आप केस सबमिट करना हो या उन्होंने आगे अपना केस अदलिया को जमा करवाना हो, तो वो अपना चेन ऑफ कस्टडी बनाते हैं, जिसमें कंप्लीट लीगल तौर पे एक्ट और लीगल तौर पे तमाम इंफॉर्मेशन को और लेबोरेटरी से फोरेंसिक रिपोर्ट्स को हर चीज को लेके लगाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास फंक्शनैलिटी है, ठीक है। फंक्शनैलिटी के बाद हमारे पास चेन ऑफ कस्टडी फ्रॉम फ्यूड आइडेंटिफाई, ये हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास गैदरिंग के लिए गवर्नर्स कलेक्शन इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, हैंडलिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग और डिस्पोजिशन और एविडेंस। मतलब इन शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली सारा एविडेंस ही कलेक्शन होता है फंक्शन में ना। एविडेंस कलेक्शन के अंदर कैटेगरीज बनाई गई हैं कि स्टोरेज एविडेंस है, उसको भी उठाना है, ठीक है, उसको भी कलेक्ट करना है। देन उसके बाद टेस्टिंग एविडेंस है, उसको भी कलेक्ट करना है। फिर जो एविडेंस कलेक्ट हुआ, उन तमाम एविडेंस की कॉपीज रेप्लिका लाजमी बनाते होते हैं, ताकि अपना जो यूजर एंड है, या जब हम उस पर टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं स्टोरेज पे या टेस्टिंग पे या अपना डेटे पे, जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, और इन दैट केस के अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान आपका डाटा खराब हो जाता है, लेकिन डाटा अगर खराब हो जाता है, तो आपके पास तो कोई एविडेंस बचे नहीं, एविडेंस खत्म हो गया। तो इसलिए हमेशा आपने जो एविडेंस कलेक्ट करना है, उस एविडेंस की पहले नंबर पे एक सैंपल कॉपी बना लेनी है, एक कॉपी बना लेनी है जिसे हमने एविडेंस को साइड पे रख देना है। देन उसके बाद जो आपका कॉपी ऑफ एविडेंस होगा, उस कॉपी के ऊपर आपने सैंपल कलेक्शन करनी है, ठीक है। और देन उसके बाद आपने टेम्परिंग करनी है, और डाटा की डेट, टाइम, लोकेशन उठानी है कि ये जो डाटा है ये कहाँ पे है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ, डेट की, टाइम की, लोकेशन की, और डेट, नंबर ऑफ डाटा की, और डिस्क्रिप्शन की, और सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने गैदर करनी होती है कॉपी में से, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाटे के उसके अंदर मौजूद होती है, अपना मेटा डाटा के अंदर, ठीक है। यानी कि एक्चुअल डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसकी कॉपी बनाएंगे, कॉपी बनाने के बाद जो भी डाटा हमारे पास आएगा, हम उसका मेटा डाटा उठा के उसके ऊपर से सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, ताकि, और देन उसके बाद फिर हम उसे अपना स्टडी की तरफ मूव करेंगे, चेन ऑफ स्टडी की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा इसके बाद आगे है डेटाबेस फोरेंसिक टूल्स, क्योंकि हमारा एक्चुअल डिजिटल फोरेंसिक जो था वो यहाँ तक हमने थोड़ा सा वर्बली डिस्कस किया है इन डिटेल, मतलब कि हम ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि टाइम शॉर्ट है। देन हमारे पास डेटाबेस एक टारगेट था, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो इसलिए हम एसक्यूएल इंजेक्शन की तरफ भी अब मूव करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम सेकंड फेज में आएंगे, अपना डिफेंसिव साइड और ऑफेंसिव साइड की फेज में, कि ऑफेंसिव अटैकर्स क्या परफॉर्म एक्चुअल कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस में हमारे पास सबसे पहले डेटाबेस फोरेंसिक के जो टूल्स यूज किए जाते हैं, उन टूल्स की कुछ लिस्ट है ये, और इनमें से कुछ टूल ऐसे हैं जो नॉर्मली शायद आप में से कोई डेटाबेस डेवलपर है या अपना कोई प्रोग्रामर है जो ये वेबिनार अटेंड कर रहा है, तो उसमें ये देखे होंगे टूल। ये बेसिकली डाटा डंप करने के लिए होते हैं टूल्स, ठीक है, डाटा डंप करने के, ताकि हम अपना एविडेंस को कलेक्ट कर सकें। देन उसके बाद जो हमारे पास अपना रिकॉर्ड आएगा, स्टोरेज आएगा, डाटा आएगा, उस डाटे में से फिर हमने अपना फोरेंसिक करके डाटा निकालना होता है। तो इससे हम फोरेंसिक टूल्स भी बेसिकली नॉर्मली अपना फोरेंसिक वर्ड्स में बोल रहे होते हैं, बट इसमें कुछ टूल ऐसे हैं जो फोरेंसिक के लिए इतने ज़्यादा काम के नहीं हैं, ठीक है। अपना ज़्यादातर वो अपना डाटा डंप करने के लिए यूज, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है माई एसक्यूएल डंप। ये पूरी फुल डाटाबेस का अपना एक रेप्लिका एक्सपोर्ट करके आपको एसक्यूएल फॉर्मेट दे देता है। देन माई एसक्यूएल एक्सेस, अगर एक्सेस में डाटाबेस बनी होगी तो उसका है। देन माई आईसैम लॉग, ये एक टूल है जो बेसिकली माई एसक्यूएल के सारे लॉग्स को, इंफॉर्मेशन को गेट कर देता है, गैदर करता है पूरे लॉग्स की, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग बताता है। मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ वर्बली सा यहाँ बताता जाऊँ। सबसे पहले हम बेसिकली अपना यूज करेंगे माई एसक्यूएल डंप। ये क्या करेगा, पूरी डेटाबेस को, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टूडेंट की डेटाबेस है, तो डेटाबेस को उठा के उसका रिकॉर्ड आपका एसक्यूएल फॉर्मेट में दे देगा। देन उसके बाद हम यूज करेंगे माई आईसैम लॉग, ठीक है, माई आईसैम लॉग्स। ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बेसिकली हमारे पास लॉग फाइल्स जो हैं
उसमें से डाटा उठा के हमारी सारी एक्टिविटी डेटाबेस की हमें दिखाएगा, जिसमें हमें डिटेल डेटाबेस की एक्टिविटीज नजर आएंगी, जिसमें वो हमें बताएगा कि इतने टाइम पे इतने सेकंड पे ये कमांड थ्रो हुई थी, ये क्वेरी डेटाबेस पे थ्रो हुई थी, इस लोकेशन से थ्रो हुई थी, देन इतनी बार ट्राई किया गया ये काम करने को। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी लॉग जितने भी हैं ये सारे डेटाबेस में से निकालने के लिए ये आपको एक टूल है जो लॉग्स आपको शो करता है। देन ऐसे ही हमारे पास सेम टूल है आगे, माई आई सेम चेक, CH के बेसिकली। इसमें हम बेसिकली पूरे लॉग चेक नहीं, पूरे टेबल चेक कर रहे होते हैं। ऊपर वाले में टेबल के लॉग चेक कर रहे होते हैं, डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है, नीचे वाले में हम डेटाबेस की टेबल चेक कर रहे होते हैं कि नंबर ऑफ टेबल के अंदर कितनी मैनिपुलेशन हुई है, इनके स्ट्रक्चर तो कोई चेंज नहीं हुआ, स्ट्रक्चर में तो कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई। तो इस तरह से हम बेसिकली अपने इन टूल्स को यूटिलाइज करते हुए अपना एविडेंस कलेक्शन सारी कर रहे होते हैं। ठीक है, जब तमाम एविडेंस कलेक्शन हम अपने इन टूल्स की मदद से, फोरेंसिक के टूल से सारा कुछ कर लेते हैं, फिर हम अपने एक फाइल बनाते हैं या अपने एक केस बनाते हैं, उस केस को एक जगह स्टोर करते हैं और उसका एक रेप्लिका बनाते हैं। फिर उस रेप्लिका के ऊपर हम अपने सारे एक्चुअल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आगे आ गया एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल इंजेक्शन हमारा थोड़ा ऑफेंसिव साइड के हम डिस्कशन करेंगे। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में हमारे पास आ गया इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल इंजेक्शन। बेसिकली अपना एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, तो डेटाबेस के अंदर कमांड्स को चलाने के लिए और चीज़ों को चलाने के लिए इस लैंग्वेज को यूज किया जाता है। बट इस लैंग्वेज को जब आप मोनिपुलेट कर देते हैं अपने किसी क्यूरी के थ्रू, तो इसे हम मिलिशियस क्यूरी कहते हैं। आप जो एक्चुअल क्यूरी डेवलपर ने लिखी है उस क्यूरी के अंदर जब आप रद्दो बदल करते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो उस क्यूरी को हम बेसिकली मिलिशियस कोड या मिलिशियस डेटाबेस क्यूरी कहते हैं। ठीक है, तो अगर वही क्यूरी जो हम लिख रहे हैं वही क्यूरी अगर डेवलपर लिखेगा तो वो नॉर्मल एसक्यूएल क्यूरी होगी। ठीक है, तो इसे हम बेसिकली वर्ड यूज करते हैं कि अटैकर जो है वो टेक्निक्स इस्तेमाल करके एक्सेस हासिल करता है डेटाबेस की, अपना मिलिशियस कोड डेटाबेस में डालने के लिए। ठीक है, देन हमारे पास इस तरह के ये एक नॉर्मल सा है। देन टेक्निक्स क्या है हमारे पास, एसक्यूएल इंजेक्शन की टोटल तीन तरह की टेक्निक्स होती हैं। पहली है एरर बेस्ड टेक्निक, दूसरी है यूनियन बेस्ड टेक्निक, तीसरी है बेलाइंड एसक्यूएल। ठीक है, अब एरर बेस्ड एसक्यूएल क्या होता है, बेसिकली अटैकर क्या करता है, इतना कोड पुट करता है, वो आगे हम देखेंगे कौन सा कोड है। कोई भी कोड एक नॉर्मल सा पुट करता है, वो कोड पुट करने के बाद यूजर को एक एरर स्टेटमेंट नजर आती है। वो एरर स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली यूजर को बताती है कि हाँ डेटाबेस ने रिप्लाई दिया। इट मींस एरर का मतलब ये है कि डेटाबेस ने रिप्लाई दिया है। ठीक है, और इसमें कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन या कोई ना कोई क्यूरी के वाइज, स्ट्रक्चर वाइज डेटाबेस में गैदरिंग की जा सकती है, कोई ना कोई एरर है, तो फिर उसके ऊपर आप एरर बेस इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। बार बार उस एरर बेसिस के ऊपर आप टेक्निक यूज कर रहे होते हैं एरर बेसिस की, जिसके बिहाफ पे आपका जो डेटाबेस है वो मैनिपुलेट हो जाती है। देन यूनियन बेस क्यूरी है। यूनियन बेस में बेसिकली आपका क्या हो रहा होता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है अपना नंबर ऑफ रिजल्ट्स को। ठीक है, कि एक सिंगल रो के अंदर कितने नंबर ऑफ रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसमें से डाटा गैदर करना होता है। देन ब्लेंड एसक्यूएल में क्या होता है, ये थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा टफ होता है सर, लेकिन ये होता है कि आपको रिजल्ट नजर फ्रंट पे ब्राउजर में नहीं आ रहे होते। अगर आप कोई भी क्यूरी पुट करें डेटाबेस में तो आपको एरर नजर नहीं आता, आपको ब्लैंक स्क्रीन नजर आती है। तो उससे भी अटैकर को अंदाजा होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन लग सकता है, बट ये नहीं पता कि इस क्यूरी से उसे रिजल्ट सक्सेसफुल मिल भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए फिर कुछ वो टूल्स यूज करता है, जैसे अपना बगसूट वगैरह या जैप वगैरह या इस तरह की, ताकि रिवर्स बैक पे जो रिक्वेस्ट आई है उसको देख सके। ठीक है, तो अब एरर बेस्ड इंजेक्शन में क्या है, हमारे पास ये पूरा सिनेरियो है। एरर बेस्ड इंजेक्शन के अंदर हम बेसिकली एंड और नॉट का मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेटाबेस में कमांड थ्रो करने के लिए। और इसे ज़्यादातर हम देखा जाता है यूआरएल में, हम बेसिकली नोट करते हैं चीज़ें ना, जो डेटाबेस का यूआरएल होता है उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है example.com/index.php, यहाँ तक तो हमारा एक लिंक हो गया। इस लिंक के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लगा,
क्वेश्चन मार्क बेसिकली हमारा पैरामीटर डिफाइन करता है, जिसे हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, गेट वेरिएबल कह सकते हैं, आप नॉर्मल वेरिएबल नहीं, गेट वेरिएबल कह सकते हैं, या फिर गेट पैरामीटर कहते हैं। बेसिकली वेरिएबल डिफाइन करता है जो वेरिएबल का आगे नेम है, उस नेम का यहाँ नाम लिखा हुआ है एटम। इट मीन्स डेटाबेस के अंदर एटम वेरिएबल थ्रो हो रहा है। अब उस एटम को जो शो करना है उसकी कोई ना कोई अपना आईडी भी होनी चाहिए। वो आईडी यहाँ लिखी हुई है 1 2 3, ये शो हो रहा है। अब अटैकर ने क्या किया, अटैकर ने सेम क्यूरी किया, जस्ट एक लास्ट में एक ना सिंगल कोटेशन साइन लगा दिया। जैसे सिंगल कोटेशन साइन लगाया तो अपना क्या हुआ, जो क्यूरी थी वो क्यूरी थोड़ी सी मैनिपुलेट हो गई, क्योंकि क्यूरी में वो कोटेशन साइन जो है वो उसने स्टेटमेंट को एरर कर दिया। ठीक है, एरर करने के बाद नीचे से स्टेटमेंट आपके पास आती है ये वाली, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंटैक्स आपका चेंज हो गया, सिंटैक्स में एरर आ गया। ठीक है, लाजमी नहीं सिंगल कोट, आप डबल कोट भी डाल सकते हैं, आप कोई और वर्ड मतलब इस तरह का लिख सकते हैं जिससे क्यूरी में एरर आ जाए। आप कमेंट पास कर सकते हैं, आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूजर के पास जब वो रिक्वेस्ट डेटाबेस तक क्यूरी पहुंचे तो वो क्यूरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना हो। देन उसके बाद हमारे पास यूनियन बेस अटैक आ जाता है। यूनियन बेस अटैक बेसिकली हम नॉर्मली सिलेक्ट की क्यूरी से फिल्ट्रेशन करते हैं। सिलेक्ट की क्यूरी से फिल्ट्रेशन का मतलब बेसिकली ये है, जैसे हम नॉर्मली कमांड या नीचे लिखी हुई है कोई चीज डेटाबेस से सिलेक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस में टेबल दिखा रहे हैं फ्रंट पे ना यूजर को, यूजर एम्प्लॉयर सारी लिस्ट आ रही है एम्प्लॉयर्स की। अब वो उसके लिए बैकएंड पे क्यूरी लगी होगी फॉर बेसिक क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, तमाम एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड जो है वो आपको टेबल में नजर आ गया। ठीक है, अब उस क्यूरी के अंदर मैनिपुलेशन जो है वो हम इस तरह से बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नीचे यहाँ पे थोड़ा सा क्यूरी डिफाइन की गई है, हमारे पास थोड़ा टाइम भी शॉर्ट है, जरा स्पीड में चलते हैं। जिसमें अपना लिखा गया है सिलेक्ट टाइप डिस्क्रिप्शन फ्रॉम व्हीकल वेयर कैटेगरी होंडा। यहाँ डिफाइन कर दे, यहाँ पे होंडा की गाड़ी है, उस होंडा की गाड़ी के सारे मतलब दो चीजें दिखा दो, टाइप्स दिखा दो और डिस्क्रिप्शन, ये दो चीजें टेबल में शो कर दो। उसने टेबल में शो कर दी। ये नॉर्मल क्यूरी है जो फ्रंट हैंड पे ऐसे डेटाबेस में थ्रो हो रही है, मतलब कि क्यू यूआरएल के थ्रू व्हीकल्स का टेबल ना, वो है पेज है, उस पेज के अंदर कैटेगरी का पैरामीटर है, कैटेगरी पैरामीटर के अंदर वही होंडा कैटेगरी आ रही है जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हम इसी के अंदर चेंजिंग करते हैं। इसके अंदर चेंजिंग जो है उसे करने के लिए हमारे पास मेथड नंबर 1 आता है, ये वाला, कि हम आगे ऑर्डर बाय 1 लगा देते हैं, आगे हाइफन हाइफन से वो कमेंट हो जाता है, ऑर्डर बाय 2 लगा के देखते हैं। बेसिकली ये नंबर ऑफ कॉलम लगा रहे हैं, इससे हम वेरीफाई हो जाएगा कितने कॉलम है, क्योंकि एक्चुअल हमें नहीं पता कि उसने बैक एंड पे ये दो चीजें कही हुई है, टाइप और ये। ठीक है, और ये दो तो हमें नजर आ रही है, इसके पीछे 3 4 5 कोई भी कॉलम हो सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ देखा, मैंने कहा 1, उसने कहा 1 तो नहीं है, मतलब रिकॉर्ड आ रहा है 2 3 4। जैसे उसने अपना यहाँ पे 4 किया, मुझे स्टेटमेंट नजर आ गई आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का मतलब ये है कि मतलब कि अपना वो रेंज के बाहर है। अब जैसे उसका कॉलम सेम हो जाएंगे बैक एंड के, ठीक है, 5 कॉलम से या 4 कॉलम या 10 कॉलम, जैसे कॉलम सेम हो जाएंगे वो रिजल्ट दे देगा। जैसे रिजल्ट देगा इट मीन्स हमारे डेटाबेस के जो पैरामीटर्स हैं वो कंप्लीट हो गए, क्यूरी हमारी ओके हो गई। अब इसके अंदर हम अपनी कोई चेंजिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड मेथड आता है जिसके अंदर हम यूज कर रहे होते हैं नल स्टेटमेंट, क्योंकि डेटाबेस डेवलपर्स जो होते हैं उन्होंने कई बार ऑर्डर को ब्लॉक किया होता है यूनियन बेस में ना, तो हम यूज कर रहे थे फिर नल स्टेटमेंट के डाटा रिकॉर्ड है 0 है, नल है, नल नल, इस तरह से हम क्यूरी को चला रहे होते हैं। तो हमने यूनियन यूनियन के बाद सिलेक्ट लिखा, सिलेक्ट के बाद क्या नल, नल का मतलब था कि स्टेटमेंट मतलब कि एक ही वेरिएबल वो है डेटाबेस में पैरामीटर, उसने कहा कि नो रिजल्ट नॉट फाउंड, उसने कहा 2, उसने कहा नॉट फाउंड, उसने कहा 3 नॉट फाउंड, उसने कहा 4 रिजल्ट फाउंड, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 4 रिकॉर्ड थे। अब उसके बाद वो चेक करेगा किस पैरामीटर में डाटा थ्रो हो सकता है। जैसा से पहले उसने यहाँ कहा यूनियन ए नल नल नल। ए का मतलब ये है कि जो पहला पैरामीटर है उसके अंदर रिकॉर्ड ए दिखा दो। ठीक है, अब ए दिखाने के लिए मतलब कि बेसिकली वो फ्रंट पे दिखाएगा अगर अपना डाटा जो है टाइप सेम होगा, बट डाटा टाइप अगर सेम नहीं होता वो एरर दे देगा, इसलिए वो हम 1 बाय 1 ट्राई कर रहे होते हैं। ये मैनुअल एक मेथड है, ऐसे टूल्स भी हैं। अब ऐसे हमारे पास सेम वही इंजेक्शन ब्लेंड वाला है, लेकिन इसमें सेम हमारे पास आता है डाटा, लेकिन डाटाबेस में फ्रंट पे ये एरर नजर नहीं आ रहा होता। इस एरर को देखने के लिए हम बॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली थोड़ा एसक्यूएल इंजेक्शन का सिनेरियो था। ठीक है, और थोड़ा अपना बैक पे हमने के ना फ्रेंजी का थोड़ा डिस्कस किया था।
अब नॉर्मली से हम रियल सिनेरियो में एक केस स्टडी है हमारे पास, हम उसे देखते हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं केस स्टडी में एक्चुअल क्या सिनेरियो है, देन हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। बेसिकली हमारे पास अटैकर जो है उसने इन क्यूरीज में से कहीं पे भी जब डाटा को यूटिलाइज किया, ब्लेंड एसक्यूएल इंजेक्शन यूज किया, यूनियन बेस्ड इंजेक्शन यूज किया, या कोई भी इंजेक्शन यूज किया, ठीक है, उससे अटैकर को तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अटैकर पर डाटा आ जाता है। बट उसके बिहाफ पे बैक एंड के ऊपर तमाम के तमाम लॉग्स, तमाम के तमाम एक्टिविटीज, तमाम चीजें जो है वो डेटाबेस के अंदर डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर हो रही होती है, जिन्हें एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, वो क्या करता है, उस फाइल के डेटाबेस में जाता है, उस स्ट्रक्चर में जाके उस डाटे को वहां से गैदर करता है, गैदर करने के बाद चेन ऑफ कस्टडी बनाता है और आगे प्रेजेंट कर देता है कि आपने अटैक किया था, आपने यूनियन बेस्ड क्यूरी चलाई थी, और ये क्यूरी इतने टाइम पे इस टेबल के ऊपर आपने चलाई थी, ठीक है, मतलब पूरा उसका बताता है। अब आपने चलाई थी ये वर्ड वो तब इस्तेमाल करेगा जब वो वेरीफाई कर लेगा उसके आईपी एड्रेसेस को, उसके मैक एड्रेसेस को, उसके मतलब डिवाइसेस को, क्योंकि डिवाइस तक मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है मेटा के थ्रू ना। तो इस तरह का सारा सिनेरियो जो है वो आपका फोरेंसिक साइड में हो रहा होता है, डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू पे स्पेशली। तो इसके बाद हमारे पास फिर अगला जो सिनेरियो आता है वो आते हैं, जैसे अक्सर लोग हमें अपना ट्रेस आउट कर रहे होते हैं, उस पे व्हाट्सएप पे के लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, अनलीगल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, ठीक है। डिजिटल फोरेंसिक उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें भी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, उसमें बेसिकली आप अपना व्हाट्सएप, इवन आपका मोबाइल फोन हमारे पास हो या मतलब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के पास हो, तो वो आपके व्हाट्सएप डेटाबेस जो है उसको भी रीड कर सकता है, उसको भी रीड करने के मैकेनिज्म्स हैं, मेथड्स हैं, टूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डेटाबेस की तमाम तरह की एक्टिविटीज जो व्हाट्सएप पे आपने परफॉर्म की या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए किसी ने भी अटैकर ने परफॉर्म की, वो इजीली देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिनेरियोज हैं मेरे माइंड में अभी तक, लेकिन अभी ये है कि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो हम ना मतलब ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा आगे बात नहीं कर सकते। तो हम अभी तक यहाँ पे कोई सेशन को थोड़ा सा फाइंड अप करने की तरफ जाते हैं कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो काइंडली इजीली पूछ सकता है, ताकि हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होने की तरफ आए। क्यों? थैंक यू महमूद, थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन। आई होप के ऑडियंस ने भी इंफॉर्मेटिव और उनके लिए भी हेल्पफुल होगा काफी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास चैट बॉक्स में, वो डायरेक्ट मेरे पास मैसेज आ गया था कि फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्रोमाइज होती है कि ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो अपने लॉग्स या अपना एसेट्स आपके साथ शेयर करती है फॉर डिजिटल फोरेंसिक, लाइक फॉर एक्सटर्नल इंजेक्शन? तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि कोई भी अपना डेटाबेस का एक्सेस विद क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर नहीं करेगा। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर देती हैं आफ्टर कॉम्प्रोमाइज, या बिफोर प्रोएक्टिव अप्रोच लेके भी कोई फोरेंसिक अप्रोच होती है, या कोई किसी इंसिडेंट के बाद ही फोरेंसिक किया जाता है? हाँ, बेसिकली अपना कोई अटैक होने के बाद जो है फोरेंसिक, वो तो बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर ना भी करे तो बेसिकली देखिए लॉस कंपनी का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो कंपनी उसके बिहार पे अपना ये एतमाद जरूर लेती है कि हम एज ए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर भी कोई उसका ऑफेंसिव या इलीगल कोई उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह एतमाद में रहते हुए हमारा सबसे अच्छा अदारा है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम कर रहा है एफआईए, ठीक है। साजर एज ए ह्यूमन मैं अगर डिमांड करूंगा तो साजर कंपनी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देने वाली, बट अगर एफआईए डिमांड करेगी तो वो देंगे, क्योंकि उन्हें एफआईए पे एतमाद है और एफआईए के अच्छा काम भी कर रही है, तो इस तरह से वो देते हैं। फिर बाकी जो आपने अभी बात की कि अटैक से पहले कंपनीज करती हैं फोरेंसिक के नहीं, तो बेसिकली पाकिस्तान में ऐसा जो पहले तो फोरेंसिक नहीं करते, ठीक है, फोरेंसिक बाद में की जाती है, लेकिन जबकि अपना फोरेंसिक की दो टर्म है, पोस्ट फोरेंसिक भी है और अपना प्री फोरेंसिक भी है, यानी कि पहले भी की जाती है बाद में भी। तो जैसे हम आजकल कंपनीज आ रही है वीएपीटी की तरफ ना, वनएबिलिटी असेसमेंट वगैरह करवा रही है अपने सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह की, तो जब वो वनएबिलिटी असेसमेंट करवा रहे होते हैं, दैट टाइम उनका ये भी एक मेरे ख्याल से एम होना चाहिए कि वो थोड़ा सा फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अपना सारी चीजों को कम्प्लेसेस जब कर रहे होते हैं, ऑडिट करवा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, कम्प्लेसेस करते हैं, वीएपीटी करते हैं, ऑडिट हर चीज करवा रहे हैं, बस एक छोटा सा टाइम बीच में टाइमलाइन में या एक एक्टिविटी में ये चीज ऐड करने के साथ थोड़ी सी
फ्रेंजिक अपनी करवा लें, ताकि उनकी डाटा अगर कंप्रोमाइज हुआ है तो उसको देखा जाए, सिक्योर है तो वो ज़्यादा सिक्योर हो जाए। अच्छा, हसनैन कुछ पूछना चाह रहे हैं, हसनैन जावेद। हसनैन, आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, क्या कंपनीज एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को हायर करती हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर देखें अपना डेटाबेस सबसे सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए हमें डेटाबेस सेक्शन रखा। तो डेटाबेस के लिए अगर आपके एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन के बाद आपको समझ लें कि पूरी डेटाबेस कंप्रोमाइज हो गई है। ठीक है, अगर डेटाबेस स्ट्रांग है तो मतलब अपना कंप्रोमाइज ज्यादा हुई है तो साफ से अपना फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं। ठीक है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बहुत सी कंपनीज है जो उन्होंने अपना अंदर फोरेंसिक सेटअप्स बनाए हुए हैं अपनी डेटा पे, अपनी कंपनीज को सेव करने के लिए। ठीक है, बट स्पेशली इन पाकिस्तान इट्स अ न्यू फील्ड। ये बहुत ज्यादा मतलब कि अभी ना फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत न्यू है, तो इसलिए इसमें अभी है, अल्लाह खैर करे, अभी काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शन हैं इसमें, और हायर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चलो जी, वी हैव। सर जी जी। जी हसनैन। सर मैं एक चीज पूछ सर कि जिस तरह अब ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसी तरह एसक्यूएल इंजेक्शंस को तो बहुत हद तक अब तक काबू पा लिया है। अब इससे अगर देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं तो बहुत ज्यादा था, अब ज्यादातर एक्सेस का ट्रेंड ज्यादा नहीं हो गया, अगर हम कह सकें कि डेटाबेस को या फिर वनरेबिलिटीज को ज्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए एसक्यूएल से। बिल्कुल आपका बात ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि डेटाबेस खत्म नहीं ना हुई, तो ये है, लेकिन स्ट्रॉन्ग काफी हो गई है डेटाबेस। और बाकी जो आपने दूसरे टैक्स बोले हैं बिल्कुल वो भी हैं, लेकिन उसकी भी फोरेंसिक होती है। थैंक यू महमूद फॉर सच एन अमेजिंग एंड एंगेजिंग सेशन। वी होप कि हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें अपने वेबिनार को, अवेयरनेस सेशंस को। बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है वेबिनार की सूरत में। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें ज़रूर फीडबैक में बताइएगा अगला टॉपिक क्या रख सकते हैं इस वेबिनार का। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, और बाय बाय। थैंक यू।